बात करें तो वन प्लस 2014 में हमारे सामने आई थी और 2022 तक काफी बड़ी जर्नी ट्रेवल कर ली है। कहाँ वन प्लस वन आता था, कहाँ वन प्लस 10 प्रो की कहानी है। लेकिन इस फोन कंपनी की शुरुआत भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। बाय द वे, इस कंपनी को शुरू किया था दो को फाउंडर्स ने, पीट लाउ और कार्ल पे। लेकिन अभी कंपनी के साथ यहाँ पे सिर्फ पीट लाउ ही जुड़े हुए हैं। एक राज की बात बताऊं इन दोनों के बीच में, यहाँ पे काम क्या क्या होता था। एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पे बिजनेस और जो ऑपरेशन वाला काम है, बिहाइंड द सीन बिजनेस कैसे चलाना है, ये सब काम यहाँ पे पीट लाउ संभालते थे। लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा, ये सब काम यहाँ पे कार्ल देखता था। शुरुआत में कंपनी अच्छे तरीके से चली, जोर शोर से इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और वन प्लस वन को रिप्रेजेंट किया गया था एक नए स्टार्टअप के रूप में, जिसे ओप्पो के एक्स एम्प्लॉय ने यहाँ पे फाउंड किया था। लेकिन अंदर की बात है कि सब बीबी के ग्रुप का पार्ट था और ये ओप्पो के अंदर आगे चल के मर्ज होने ही वाला था। लेकिन बिहाइंड द सीन यहाँ पे ओप्पो की बैकिंग थी, ओप्पो की फंडिंग थी और इसलिए उन्होंने अपना फोन निकाला, पहला वन प्लस वन। अब वन प्लस वन एक ऐसा फोन था कि पूरा एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस था। उन्हें मालूम नहीं था कि इस टाइप की चीज मार्केट में चल भी सकती है, इसलिए उस फोन को उन्होंने इनवाइट सिस्टम के ऊपर निकाला था। और इनवाइट सिस्टम के अंदर यहाँ पे जिसके पास इनवाइट कोड होगा वही फोन को यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, ताकि वो सिर्फ लिमिटेड फोन बना के लिमिटेड फोन्स को यहाँ पे बेच सके। लेकिन इसके बाद इनके जो फोन्स थे वो पॉपुलर होने लगे, लोगों को पसंद आने लगे। खास बात ये थी कि सही प्राइस में एक अच्छा प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिल रहा था, डिजाइन सही देखने को मिलता था, पैकेजिंग सही थी, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल रहा था, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में। और हाँ, शुरुआत से इन्होंने सॉफ्टवेयर पे काफी अच्छा काम किया था और जो साइनोजन ओएस के साथ आता था ना, ये चीज भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। और एक राज की बात बताऊं, इस फोन को इंडिया में आना कंफर्म नहीं था, लेकिन वन प्लस ने देखा कि इंडिया में काफी सारे इस फोन को इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, काफी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में आने के लिए, तो इंडिया में अमेज़न के साथ इस फोन को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती, वो ये होती है कि इस फोन के अंदर होता है साइनोजन ओएस और उस समय माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी साइनोजन के साथ एक डील कर लेती है कि इंडिया में अगर हम फोन बनाएंगे तो साइनोजन ओएस वो डाल के देंगे। उसके बाद कोर्ट केस वगैरह होता है, काफी सारी चीजें होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वन प्लस वन इंडिया में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस वाले साइनोजन का साथ उन्हें छोड़ना पड़ता है। फिर 2015 में ये लोग लेके आते हैं वन प्लस टू। अब वन प्लस टू के लिए बहुत ज्यादा हाइप बनाते कि अगला ट्रू फ्लैगशिप किलर होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ये फोन अपनी ओवर हाइप का शिकार होता है और ये फोन वो डिलीवर नहीं कर पाता जो कि इससे वादा किया था। जिसकी बात करें, स्नैपड्रैगन 810 देता है, इसके अंदर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी का वेट काफी ज्यादा होता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन में होता है जिसके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है उसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं रहती। ओवरऑल बात किया तो एक अच्छा फोन बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो गए। ऐसी बात करें, उस साल उन्होंने वन प्लस का एक एक्स मॉडल भी निकाला था। बेसिकली बात किया तो शुरुआत में तो कहते थे कि हम साल में सिर्फ एक फोन निकालेंगे, फिर बोलते कि साल में हम है ना एक ही अपना प्रॉपर फ्लैगशिप निकालेंगे और एक मिड रेंज फोन निकालते वन प्लस एक्स। वो फोन देखा तो काफी सही था, जिसके अंदर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती, यहाँ तक कि मेटलिक फ्रेम थी, एमोलेड स्क्रीन, ये सब चीजें 17,000 रुपए के अंदर ले आता है। एक अच्छा प्रोसेसर 800 सीरीज का, मतलब वो काफी सही फोन था। लेकिन उसके ना चलने का पता रीजन क्या था, उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं थी, इतना पॉपुलर नहीं था, इनवाइट कोड वाली प्रॉब्लम थी और ऊपर से वन प्लस टू और वन प्लस एक्स की कीमत में सिर्फ 7-8 हजार रुपए का डिफरेंस था। तो जो लोग वन प्लस एक्स लेना चाहते थे वो लोग यहाँ पे वन प्लस टू को ले लिया। और देखा जाए तो वन प्लस टू, वन प्लस एक्स ऐसे फोन थे जिनके लिए काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन वन प्लस ने चीज कभी डिलीवर नहीं करी। जिसके एंड्रॉइड नोगट का अपडेट नहीं आया, वन प्लस एक्स में बोला गया था वोल्टी का अपडेट देंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए और इसलिए जो फोन थे वो इतने खास मार्केट में चले नहीं। लेकिन जिन फोन के कारण वन प्लस मार्केट में थोड़ा पॉपुलर हुआ वो थे वन प्लस 3 और 3T। वन प्लस 3 का जो डिजाइन था वो HTC के फोन से यहाँ पे इंस्पायर्ड था, पीछे का मेटालिक बैग। बात किया तो यहाँ पे इन्होंने डैश चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 20 वॉट की चार्जिंग का मैकेनिज्म था, जो कि ओप्पो की वुक टेक्नोलॉजी लेके आए थे और चार्जिंग अच्छी थी। ऑक्सीजन ओएस क्लीन रखा था उन्होंने, फास्ट रखा था, स्मूथ रखा था और एक अच्छे डिजाइन के साथ फोन लाए थे। कीमत भी सही रखी थी और इसलिए जो फोन था मार्केट में यहाँ पे अच्छे तरीके से चल गया और काफी सारे लोगों ने इस फोन को यहाँ पे पसंद भी किया था। लेकिन इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे जो वन प्लस 3T था वो भी काफी इंटरेस्टिंग फोन के रूप में सामने है। जैसे कि उसके अंदर बैटरी का साइज इंक्रीज कर दिया गया और स्नैपड्रैगन 821 डाल दिया गया। और जानते हो, इन फोनों के बाद जो वन प्लस 3T थे ना, यहाँ के बाद जो वन प्लस है वो मेन स्ट्रीम पहुंच गया। यानी कि उसके बाद ये लोग एडवर्टाइजिंग के अंदर खर्चा करने लगे, ऑफलाइन के अंदर भी कूदने लगे और अमेज़न पे जहां पहले सिर्फ इनवाइट कोड पे बिकता था अब रेगुलर तरीके से बिकने लग गया। और इन सब के कारण जो वन प्लस है वो एक मेन स्ट्रीम ब्रांड बन गया। और फाइनली जब वन प्लस 5 और 5T आए
तब भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि OnePlus 5 एक वन ऑफ ए काइंड फोन था जिसके पीछे के डिजाइन को कहा गया था कि ये iPhone 7 Plus से इंस्पायर्ड है। लेकिन डिजाइन देखा तो ओप्पो के एक फोन से इंस्पायर्ड था जो खुद iPhone 7 Plus से इंस्पायर्ड होकर आया था। खैर, लेकिन इस फोन में आपको एक टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता था, स्नैपड्रैगन 835 था और एक अच्छा फोन देखने को मिलता था। वहीं बात करें OnePlus 5T की, तो OnePlus 5T में इन्होंने क्या किया, 18:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो आ रहा था उसका फायदा उठाया, फिंगरप्रिंट को आगे से उठा के पीछे ले गए, स्नैपड्रैगन 835 पे लिया और वही फोन को निकाला। और ये फोन भी देखा तो लोगों ने पसंद किया, क्योंकि इन फोनों की कीमतें यहाँ पे काफी सही तरीके से मेंटेन कर रहा था OnePlus। और इनके बाद जो OnePlus है वो एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम ब्रांड आ गया जिसको हर कोई जानता है, और उन्हें पता चल गया कि OnePlus के लिए फोन के लिए लोग इतना 30-35 हजार रुपए निकाल सकते हैं। और इसी चीज का फायदा आगे चल के OnePlus 6 और 6 Pro ने उठाया। OnePlus 6 नॉच लेके आया, वहां पे इसका प्रमोशन काफी अच्छे तरीके से हुआ, आगे पीछे उन्होंने ग्लास बिल्ड देना शुरू कर दिया, कैमरास में इंप्रूवमेंट कर दिया, स्नैपड्रैगन 845 दिया। ये चीजें काफी अच्छा OnePlus का साधन बनी। इसके साथ ही मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी निकाले, ये चीज लोगों को पसंद आई। स्पेशल अवेंजर्स मूवी आ रही थी इन्फिनिटी वॉर, उसके साथ कोलैब करके स्पेशल वर्जन निकाला। ये कुछ चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चली थी। इसके साथ ही OnePlus 6T आया, तो उसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो वन ऑफ द फर्स्ट मेन स्ट्रीम फोन था जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा था, और सिर्फ इसी फीचर के लिए OnePlus के अंदर ज्यादा पैसा डाला समझा। इसके साथ ही OnePlus 6T में एक बड़ी बैटरी डाल दी थी, और बाकी देखा तो 6 और 6T काफी ज्यादा सिमिलर फोन थे। हालांकि 6T से उन्होंने हेडफोन जैक को यहाँ पे गायब कर दिया था। तो खैर, ये एक कहानी चल रही थी। लेकिन इसके बाद जब OnePlus 7 आता तो वहां पे 7 की एक सीरीज बना देते। मतलब बात करें OnePlus 7 जो रहता है वो OnePlus 6T ही जैसा फोन रहता है विद स्नैपड्रैगन 855 और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे रहती है कि इस बार वो अपना एक प्रो मॉडल भी निकालते हैं, और लगता है कि इस बार जो OnePlus है उससे समझ में आ गया था कि लोग उसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो क्यों ना एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन बनाया जाए। इसलिए एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ कंप्लीट ट्रू बेजललेस फोन बनाते हैं, बिना किसी नॉच होल पंच के साथ पॉपअप कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं, और स्नैपड्रैगन 855 के साथ OnePlus 7 Pro की एंट्री होती है। देखा तो इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फोन था कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वो फोन बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, क्योंकि कोई भी होल देखने को नहीं, कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलता। और ये उस फोन की सबसे खास बात थी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी वो लेके आ गया था, कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट वो लेके आ गया था, मल्टीपल कैमरास में तीनों यूजेबल सेंसर्स देखने को मिलते थे। काफी सारी चीजें उस फोन ने यहाँ पे सही करी थी, और 7 Pro एक हिट फोन था। लेकिन वहीं बात करें जो 7 था ना, उसका एक अपग्रेडेड मॉडल आगे चल के OnePlus 7T निकालते हैं, और 7T के साथ बात यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली OnePlus 7 लिया तो 7 Pro के कुछ फीचर लिए और 7T बना दिया था। पीछे का सर्कुलर डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक था इसका। ऐसा डिजाइन कहा जा रहा है कि फ्यूचर में OnePlus के किसी और फोन में आ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा डिजाइन सिर्फ 7T में ही आया था। और 7T के साथ यहाँ पे खास बात एक ये थी कि जो OnePlus 7T था, यहाँ पे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस था, वॉकचार 30T के साथ आया था, और काफी सही प्राइस पॉइंट पे आया था। लोगों ने इस फोन को काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद 7T Pro आया था, लेकिन 7 Pro 7T Pro में कोई खास डिफरेंस नहीं था। 855 का 855 प्लस कर दिया, थोड़ी सी बैटरी बढ़ा दी, एग्जैक्ट सेम फोन को रीलॉन्च किया गया था, बस उसमें मैक्लेरन था। लेकिन एक बात ये कि OnePlus ने जो फोन इंडिया में लॉन्च किए थे, ये फोन लॉन्च किए गए थे 4G के साथ, लेकिन बाहर यूएस में इन्हीं फोन्स के 5G वर्जन को भी रिलीज किया गया था। सेम प्रोसेसर था लेकिन 5G था उनके अंदर। अब OnePlus को लाके इंडिया में भी 5G लाना चाहिए, और OnePlus 8 के साथ स्नैपड्रैगन 865 लाके वो लोग 5G को इंडिया में लाते हैं। ये फोन भी देखा तो एक सही कीमत पे आता है, लोगों को पसंद आता है। लेकिन देखा तो अपार्ट फ्रॉम स्नैपड्रैगन 865 और 5G इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करता। लेकिन जो 8 Pro आता है वो यहाँ पे पसंद करते हैं। 8 Pro के अंदर डिस्प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है, कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है, यहाँ तक कि जो वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर जो OnePlus के यूजर्स डिमांड कर रहे थे वो नहीं था, वो दिया जाता है। IP रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे मतलब फैंस को सुना जाता है और उनके मनपसंद फीचर डाले जाते हैं। लेकिन OnePlus 8 Pro के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ जाती है, वो ये होती है कि OnePlus 8 Pro में जो कैमरा है वो कुछ सीरियस केसेस में कपड़ों के पीछे दिख सकता था। अब ये कुछ चीजें लोग आगे चलकर सॉल्व कर देते, लेकिन एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी इसके अंदर जुड़ गई थी। लेकिन इसके बाद है कि 8 Pro में जो OnePlus के फोन 40,000 के ऊपर पहुंच गए, तो 40,000 के ऊपर लोगों को स्पेंड करना पड़ रहा था। अब OnePlus को लगता है कि जैसा उन्होंने पहले सोचा था कि सस्ता अफोर्डेबल मिड रेंज फोन निकाले, अब वो एक सही समय रहता है और वो अपना OnePlus Nord को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक मिड रेंज फोन रहेगा। ये अब उन्होंने इस तरीके से प्लेस किया था कि अब जो फोन है वो हो चुके हैं महंगे, और अगर वो सस्ता फोन लेंगे तो लोग जो है ना उसकी ब्रांड वैल्यू का फायदा उठा के इस फोन को ले सकते हैं। यही चीज OnePlus Nord के साथ होती है। लेकिन एक राज की बात बताऊं आप लोग को, OnePlus Nord जो था वो एक रीब्रांडेड Realme का X50M था, जिसके अंदर X50M में कुछ चीजें कर दी थी, जैसे एमोलेड डिस्प्ले चेंज कर दिया था, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, कुछ फीचर्स इधर उधर करके उन्होंने
काफी सही डील यहाँ पे क्रिएट कर दी थी। यहाँ पे हिट हुआ था इंडिया में, काफी सारे लोग जो वन प्लस का फोन लेना चाहते थे लेकिन 40-50 हजार नहीं दे सकते थे, तो 25-30 की रेंज में एक काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ और फोन्स निकाले जैसे N10, N100, स्नैपड्रैगन 480 आता था जिसमें स्नैपड्रैगन 690, स्नैपड्रैगन 460 आता था। ये कुछ ऐसे फोन थे जो इंडिया में नहीं आए, बाहर कुछ जगह लॉन्च किए गए थे लेकिन लिमिटेड रन था, और कुल मिला के वो फोन ऐसा लगता था कि किसी ओप्पो के किसी फोन को उठा के उस पर वन प्लस का लोगो लगा दिया, दैट्स इट। और इसी बीच में लोग अपना वन प्लस 80 लेके आते हैं, और 80 में खास बात ये रहती है कि 65 वॉट की चार्जिंग इंट्रोड्यूस की जाती है। 65 वॉट की चार्जिंग ऑलरेडी ओप्पो, रियलमी अपने बहुत सारे फोन्स में यूज कर रहे थे, वन प्लस पीछे छूटा हुआ था। और वन प्लस ने भी सोचा क्यों ना हम भी वन प्लस 80 के अंदर 65 वॉट की चार्जिंग इंट्रोड्यूस करें, डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और एक नया फोन लोग को देते हैं, लेकिन इस बार प्राइस सेंसिबल तरीके से रखते हैं, और ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन फिर इसके साथ ही अगर हम बात करें 2021 की, यहाँ पे काफी ज्यादा रूमर चल रहे थे वन प्लस अपने कैमरा में काम कर रहा है, और एक सबसे बड़ा लीक यहाँ पे वे बताता है कि यहाँ पे हैसेलब्लैड के साथ इनकी पार्टनरशिप होती है, और ये बात सच होती है। और वन प्लस 9 Pro 9 में हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप के साथ इन्हें उतारा जाता है। बात किया तो 9 Pro एक काफी प्रीमियम फोन के रूप में आता है जिसमें कैमरा के अंदर काफी ज्यादा कम किया जाता है, और वन प्लस 9 रहता है उसी का एक लोअर वर्जन के रूप में यहाँ पे पेश किया जाता है, जिसके अंदर भी हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग होती है, लेकिन कुछ जो बड़े फीचर होते हैं जैसे फास्ट वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, वो 9 Pro में रिजर्व करके रखे जाते हैं। लेकिन दोनों फोन में कैमरा के ऊपर काम होता है, लेकिन इतना ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते जैसी इनसे उम्मीद की जाती है, जैसा वन प्लस इन्हें प्रमोट करती है। लेकिन इन दोनों फोन्स की बजाय यहाँ पे एक ऐसा फोन रहता है जिसे यहाँ पे वन प्लस वाले काफी ज्यादा प्रमोट और काफी ज्यादा बेच लेते हैं, और वो है वन प्लस का 9R, जो कि लगभग 40,000 से कम रेंज के अंदर आया था, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 आया था। और ये चीज लोगों को पसंद आती है कि 40,000 के नीचे अगर लोग सही फोन ला के बेचें तो वन प्लस का फोन यहाँ पे बेचा जा सकता है, और 9R यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद आगे चल के वन प्लस नॉर्ड में एक कोर एडिशन लाते हैं जो कि 25,000 के नीचे वन प्लस के नॉर्ड को ले जाता है, नॉर्ड CE जिसका नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नॉर्ड 2 आता है, अच्छा फोन निकालते हैं, पहली बार मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, डिमेंसिटी 1200, काफी सारी चीजें इसके अंदर इंप्रूव करते हैं। लेकिन एक बात ये रहती है, अपने ब्लास्ट इश्यूज के कारण काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि वन प्लस का कोई भी फोन इतना धमाकेदार नहीं बना जितना वन प्लस नॉट 2 है। अभी भी इसकी रिपोर्ट्स आती रहती है। खैर ये कुछ चीजें रहती है नॉट 2 के साथ, लेकिन इसके बाद वन प्लस वाले शान बैठते हैं, और बाद में आगे चल के उनकी प्लानिंग अब ये रहती है कि चाइना में वो अपने कुछ फोन पहले निकालेंगे, बाद में इंडिया में लाएंगे। जैसे की बात करें 9RT, 9R और 9 के बीच का काफी अच्छा फोन निकाला जाता है, इसमें स्नैपड्रैगन 888 है, हैसेलब्लैड का कैमरा नहीं है लेकिन काफी चीजों को इंप्रूव किया जाता है, और 9RT लोगों को पसंद आता है। ऐसे ही बात करें तो वन प्लस ने एक N200 भी निकाला था, वो भी एक फोन हो जाता है। और अभी इस साल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वन प्लस वाले हर महीने एक फोन निकालने के प्लान में है। जिसकी बात करें ऑलरेडी वन प्लस नॉट CE2 निकाल चुके हैं, जिसके अंदर बात करें तो आपको Dimensity 900 देखने को मिल रहा है, 25,000 के नीचे भी वो एक फोन को लॉन्च किया गया। अभी लेटेस्ट में बात करें तो वन प्लस 10 Pro है, इस साल का इनका प्रॉपर फ्लैगशिप कहा जा रहा है, जिसके अंदर आपको ऑलरेडी काफी सारी चीजें वन प्लस 9 Pro की थी वही आ रही विद अ बेटर डिजाइन, और कुछ मामलों में आपको और बेटर चीजें देखने को मिल रही हैं। और बात किया तो जहां पे पहले सबसे बड़ा हथियार जो वन प्लस का ऑक्सीजन OS था, पहले वो सेपरेट था, स्टॉक एंड्रॉइड ऑन स्टेरॉइड कहा जाता था, बाद में आगे चलते चलते वो कलर OS के साथ मर्ज हो गया, और अब कलर OS जैसे लुक एंड फील के साथ वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये एक चीज थी यहाँ पे देखी गई है। लेकिन आने वाले समय में लग रहा है कि वन प्लस 10 Pro आए तो ऐसे और भी शायद महंगे फोन आ सकते हैं। रूमर है कि वन प्लस का 10 Ultra ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, यहाँ तक कि वन प्लस ने आखिरी बार वन प्लस X का यूज करके 20,000 के नीचे एक फोन निकाला था, लेकिन अब फिर से वो 20,000 के नीचे एक और फोन निकालने वाले हैं, और वो होगा यहाँ पे वन प्लस का नॉट CE2 Lite। इसके साथ ही ऑलरेडी रूमर्स यहाँ पे चल रहे हैं कि वन प्लस बहुत अलग अलग जगह कूदने वाली, मतलब टीवी, ईयरफोन, फिटनेस बैंड, वॉचेस में तो है ही, लेकिन अब टैबलेट, वन प्लस का पैड भी आने वाला है। देखते हैं, काफी सारी चीजें आ रही है। लेकिन वन प्लस जिस तरीके से शुरू हुई थी, जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर उन्होंने फोन निकाले थे, यानी कि 20-21 हजार का जो फोन आता था उनका सबसे पहले, अब वैसी चीजें बढ़ते बढ़ते 67,000 तक पहुंच चुकी हैं। खैर उन्होंने पूरी लाइनअप कंप्लीट करी, उन्होंने काफी लंबे समय से यहाँ पे मार्केट के अंदर रहे, काफी ज्यादा लॉयल फैन बेस उन्होंने क्रिएट कर दिया। लेकिन अब देखना है कि फ्यूचर वन प्लस का कैसा रहता है, क्योंकि अभी तक इस जर्नी के अंदर वन प्लस ने फोन काफी कमाल के निकाले, लेकिन उनके को फाउंडर छोड़ के चले गए, नथिंग आ गया मार्केट के अंदर। अब देखने वाली बात है अब फ्यूचर में वन प्लस वाले किस तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरेट करते हैं। बाय द वे आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोग वन प्लस के फैन हो या नहीं, बात नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने की, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।